हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजकुमार शर्मा। वेलकम इन माय सेशन एनडीए मैथमेटिक्स और मैथ्स की सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं रिलेशंस। और रिलेशंस के बारे में हमने जाना रिलेशन क्या होता है और कुछ इसके एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं। और अब इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस की, जो रिलेशन से जस्ट नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है। और तो रिलेशन पढ़ने के बाद फंक्शंस क्या होते हैं, स्पेसिफिक जो हम बात करें, स्पेसिफिक रिलेशन की अगर हम बात करें उसे हम फंक्शन कहते हैं। लेकिन मैथमेटिकली इनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किस तरह से हम इन्हें अरेंज करते हैं और क्या इनकी डेफिनेशन होती है, तो कुछ ऐसी बातें आज हम करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा सेशन और बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, फंक्शंस एक नया टॉपिक, नया आर्टिकल आज हम साथ में पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ जानेंगे फंक्शंस क्या होते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी करने की हमारी पूरी कोशिश यहां होगी। देखते हैं क्या है। बात करें अगर फंक्शंस की, तो बहुत सामान्यतः हम ये कह सकते हैं फंक्शन इज अ स्पेसिफिक रिलेशन। जी हां, रिलेशन का एक विशिष्ट प्रकार ही फंक्शन कहलाता है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना सा कह देने से हमारा काम पूरा हो जाता है, या कुछ और बातें भी हमें जाननी होती है जब हम कंप्लीट फंडामेंटल हमारे क्लियर्स करते हैं अबाउट द फंक्शन। जी हां, तो यहां बात करते हैं फंक्शन एज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। यहां पर बिल्कुल सामान्य सी बात है, एक विशेष प्रकार का संबंध फंक्शन होता है, तो वही बात हम भी करने वाले हैं। और फिर उसके बाद जब इस टॉपिक को थोड़ा सा और समझना होगा तो दूसरे और क्राइटेरिया भी हम यहां पे देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो पहले इसे पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या है यहां। जी हां, let A and B two non-empty sets a relation F from A to B a subset of A cross B। बिल्कुल वही बात, रिलेशन की तरह ही a subset of A cross B is called a function or mapping from A to B। एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे कब, अगर वो फॉलो करें for each A element of A there exists B एलिमेंट ऑफ सेट B such that AB is एलिमेंट ऑफ F। ठीक है, मैं समझाता हूं इस बात को भी। दूसरा भी हमारा जो पॉइंट है उसे एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। A, B एलिमेंट ऑफ F means this is the element of our function and A, C is also element of our function, then B will be equals to C अगर हो। ये दोनों क्राइटेरिया अगर एक रिलेशन फॉलो करें तब हम उसे कहेंगे कि ये क्या है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, ऐसी कोई बात है। तो पहली वाली लाइन को हम पढ़ते हैं फिर से। जो पहली कंडीशन है उसके बारे में हम बात करते हैं, क्या है। फॉर ईच ए एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो सेट ए का एलिमेंट है, फिर एक दूसरा एलिमेंट जो सेट बी का एलिमेंट है, ये इस तरह से है कि इनका ऑर्डर्ड पेयर जो है वो स्पेसिफिक रिलेशन का एलिमेंट है। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए एलिमेंट ए बी सी इस तरह से है कि ए बी जो है वो एलिमेंट है हमारे फंक्शन का, बी सी एलिमेंट है फंक्शन का, तब इनसे रिजल्ट आना चाहिए ए दोनों जगह पर। तो यहां पे रिजल्ट बनना चाहिए हमारा कि बी जो होगा वो सी के इक्वल होगा, बी जो होगा वो सी के इक्वल होगा। बिल्कुल, अगर ऐसा कोई रिलेशन फॉलो करता है, इस तरह की बात कोई रिलेशन फॉलो करता है, तब हम उसे कहते हैं फंक्शन, तब हम उसे कहेंगे फंक्शन। एक सामान्य सी बात मैंने बताई है। अब यहां पर कितना समझ में आया होगा, क्योंकि कोई एग्जाम्पल करे बिना अगर हम इसी तरह से सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहें तो बात समझ में आने की संभावना थोड़ी सी कम होती है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको बताता हूं यहां पे, अगर एक रिलेशन, जो कि हम जानते हैं अ रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक बात यहां पे हमारी क्लियर होती है। अब जो दूसरी बात मैं यहां पे बोलने वाला हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। फिर से रिपीट करता हूं मैं, फंक्शन इज अ स्पेसिफिक रिलेशन। फंक्शन जो है, फलन जो है, वो विशेष प्रकार का संबंध है। यह बात हमने पढ़ ली है, यह बात हमें ध्यान में है। अब आगे बात करते हैं। अगर
डोमेन जो है, जैसे फंक्शन सेट ए से सेट बी पे डिफाइंड है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है, तब यहां जो हमारा सेट ए है, अगर वहां कोई भी एलिमेंट फ्री ना हो, ठीक है, प्री इमेजेस यानी प्री इमेजेस का जो हमारा सेट है वहां कोई भी एलिमेंट फ्री ना हो, इमेजेस यानी बी की अगर हम बात करें, ए क्रॉस बी में बी की जब हम बात करें, तो बी में जो इमेजेस बनेगी वो यूनिक इमेज हो, ठीक है, बी में जो इमेज बने वो यूनिक इमेज हो। ऐसा अगर होता है, ये सारी बात वही है, ऐसा अगर होता है तो इस रिलेशन को हम कहेंगे फंक्शन, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से। देखिए, कुछ भी आगे पढ़ने से पहले एक बार इस बात को पूरी तरह से क्लियर करते हैं हम, किस तरह से होगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, मैंने यहां पे कुछ डायग्राम्स में बनाने वाला हूं अभी। ये सब रिलेशन है अलग अलग तरह के, जो कुछ एग्जाम्पल्स के लिए मैंने बनाए हैं यहां। और मैं बात जो आपको बता रहा हूं, जो एक क्राइटेरिया हमने यहां पे बनाया है कि एक रिलेशन जो होगा वो फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे, और कब, तो उस बारे में हम बात करते हैं यहां। आइए इसे फिल कर दें। इट्स ए बी सी डी एन ई, ए बी सी डी ई, अगेन ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एज इट इज यहां नंबर लिखे हमने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये नंबर कुछ बना दिए हैं। मैं आपको बता दूं, सेशन जो है थोड़ा सा हमारा थ्योरेटिकल है, बहुत पेशेंस के साथ आपको पढ़ना होगा, इसलिए ध्यान देना मेरी हर एक बात पर। जो भी बात मैं बोल रहा हूं, जो भी बात मैं यहां लिखने वाला हूं, समझाने वाला हूं, बहुत सूक्ष्मता से उस बात का ध्यान रखिए। बहुत लाउड सेशन नहीं है कि किसी तरह का मैं बहुत जल्दबाजी करूं, ऐसा कोई भी यहां पे रोल नहीं है। आप इन बातों को समझना बिल्कुल अच्छे से। जब हमारा सेशन कंप्लीट होगा, इस बात की मैं पूरी आपको आई गारंटेड फॉर दिस दैट आफ्टर द सेशन आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे फंक्शन क्या होते हैं। तो यहां पर बात करते हैं। देखिए, जैसा कि यहां ए क्रॉस बी की हम बात कर रहे हैं, और आपके सामने कुछ मैपिंग्स मैंने यहां बना दी है। ये मैपिंग्स आप देख पा रहे हैं अच्छे से, और ये देखिए, अब मैंने फिर से आपसे कहा कि जो हम ए क्रॉस बी की अगर बात करें, ए क्रॉस बी की अगर हम बात करें, तो ए का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। पहली बात, हम एक रिलेशन की बात करते हैं, अ रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये बात हम अच्छे से जानते हैं, भली भांति परिचित हैं हम, ए क्रॉस बी। अब यहां पर ध्यान देना है इस बात का, ए का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। एक रिलेशन ऐसा हो, ए का कोई भी एलिमेंट फ्री ना हो, ए का कोई भी एलिमेंट रिपीट भी ना हो, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। जो हमारा ए क्रॉस बी की हम बात करते हैं, उस ए क्रॉस बी में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए सेट ए में, ठीक है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए सेट ए में। ऐसा करने पर हम देखिए, ऐसा करने पर जो एक नया रिलेशन, स्पेसिफिक रिलेशन हमें मिलेगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फंक्शन कहेंगे। अब पहले बात करते हैं यहां पे, जो फर्स्ट मैंने यहां डायग्राम बनाया है फर्स्ट, तो बिल्कुल उसकी बात करते हैं। फिर हम सेकंड की बात करेंगे, उसके बाद हम थर्ड नंबर को सोचेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है,
इन चारों में क्या समानता है, ये चारों जो जिस बात को हम फॉलो करना चाहते हैं फॉर द फंक्शन, क्या ऐसा होता है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी ई, यहां सारे एलिमेंट हमने यूज किए हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट एक एक बार यूनिक टाइम हमने यहां यूज किए हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। शर्त हमें यही रखनी है कि एक स्पेशल रिलेशन की हम बात करते हैं तो रिलेशन ऐसा हो कि वहां ए क्रॉस बी में, तो जहां हमारा पहला सेट है जिसे हम डोमेन भी कहते हैं, तो डोमेन का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए एंड नॉट मोर देन वन टाइम, एक बार से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। मींस वी हैव टू यूज द ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ सेट ए इन ए क्रॉस बी वन एंड ओनली वन टाइम, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो पहला वाला जो है फंक्शन होगा। सेकंड की बात करते हैं, यहां पर ए बी सी डी ई, देखिए ई यहां फ्री हो गया है, दिखाई दे रहा है, ई यहां फ्री हो गया है, ठीक है। ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, फंक्शन नहीं होगा। यहां बात करें अगर हम थर्ड नंबर पे, तो जो हमारा सेट ए है, जो सेट बी है, बिल्कुल इस तरह से फंक्शन डिफाइंड है यहां पे। तो ए बी सी डी और ई, यहां पर सारे एलिमेंट जो है वो एसोसिएटेड है विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये एक फंक्शन होगा, ठीक है, इट्स अ फंक्शन। अब अगर बात करें हम नंबर 4 पे, तो नंबर 4 में देखिए, पहली चीज तो अगर बात करें तो ई यहां पे फ्री है, तो फंक्शन होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो गई है, मींस ये फंक्शन नहीं है। अब अगर मैं दूसरी बात और करूं यहां पे, तो ए जो है, ए का रिलेशन 3 के साथ भी बनता है यहां, और ए का रिलेशन जो है वो 4 के साथ भी बनता है, मींस ए जो है वो रिपीट हो गया है, तो ये फंक्शन इस तरह से भी, ये जो रिलेशन है वो बिल्कुल इस तरह से भी फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। यहां हमने जाना, बहुत एलिमेंट्री मेथड है, बहुत सामान्य सी बात है, यहां हमने जाना कि कौन सा जो रिलेशन होगा वो फंक्शन होगा और कौन सिर्फ रिलेशन ही बनकर रह जाएगा, ठीक है। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक तो रिलेशन बन जाता है और एक स्पेशल जो हमारा रिलेशन होता है जो फॉलो करता है इन सारी बातों को, वो फंक्शन बन जाता है। हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं। फंक्शंस का मतलब ये भी है कि अगर मैं जिस पर्टिकुलर चीज को काम में लेना चाहूं, सिर्फ वही बात वहां पे, वही कमांड फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर में होता है, हम जब कार्य कर रहे होते हैं तो वहां पर अगर हम ए प्रेस करते हैं, की ए प्रेस करते हैं, तो हमें ए नजर आता है वहां, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जैसे एक क्लास की अगर मैं बात करूं तो एक बच्चे का एक रोल नंबर होता है, ठीक है। या जैसे हम बात करें, आपसी रिलेशंस की बात करें, सामान्य संबंधों की अगर हम बात करें, तो पुत्र और पिता का संबंध जो है वो एक फलन को परिभाषित करता है। फलन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, फलन मीन्स फंक्शन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरह से ये बात हमने जानी। अब मैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखने वाला हूं यहां पे, उन्हें भी आप ठीक से देखिएगा। बिल्कुल इसी बात को फॉलो करना है फंक्शन को समझने के लिए। बहुत अच्छे से इस सेशन में मैं कंप्लीट करने वाला हूं ये सारी बात, पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा और धैर्य रखिएगा थोड़ा सा। देखिए, अब मैं एक और बात यहां पे करने जा रहा हूं। देखिए, क्या जब फंक्शंस की हम बात करें तो फंक्शंस जो होंगे वो एज ए ऑर्डर्ड पेयर भी हमारे सामने होंगे, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट, अभी मैपिंग के फॉर्मेट में हमारे सामने थे, हमने फटाक से देखा कि यहां से ये नंबर ज्यादा जाता है, ये नंबर रिपीट होता है या फ्री हो गया है, तो फंक्शन नहीं होगा ना। और अब अगर बात करें, तब देखिए, तो ऑर्डर्ड पेयर की अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चंस यहां में बनाने वाला हूं। देखिए, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। दिस इज आर, आर अगेन, आर एंड अगेन आर, ओके। ये कुछ रिलेशंस है, इन्हें कौन सा रिलेशन जो होगा वो फंक्शन बन जाएगा या फंक्शन के क्राइटेरिया फॉलो करता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैंने मैपिंग करके बताया, बिल्कुल वही बात मैं यहां पर बताने वाला हूं
लेकिन किस तरह से, ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में, ठीक है। जैसे 1,2 या 1,A किया, 1,B किया, 1,C किया, ठीक है, 1,D हो गया। अब मैंने यहां पे बना दिया 1,A, 2,B, दिस इज 2, 2,B, 3,C, 4,D, ठीक है। और इसी तरह से 1,A, 2,A, 3,A एंड 4,A। और एक और रिलेशन हम बनाने वाले हैं यहां, 1,A, 2,A, 3,A और 3,B। और इसी तरह से यहां पर भी एक रिलेशन हमने और बना दिया है, 1,A, 2,B, 3,C और बात यहीं पे हमने पूरी कर दी है। अब अगर बात करें, देखिए यहां पे ए जो है वो है 1, 2, 3 एंड 4, और सेट बी जो है, सेट बी में एलिमेंट है ए, बी, सी एंड डी। और ये रिलेशन जो है वो ए क्रॉस पी डिफाइन है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा ए क्रॉस पी। तो अब बात करते हैं यहां पे, ये R1 है, क्या ये एक फंक्शन होगा? तो मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैपिंग में हमने किया था, फर्स्ट हमारा जो सेट है, सेट ए, वहां से कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यहां भी वही बात है, ऑर्डर्ड पेयर अगर है तो जितने एलिमेंट हमारे सेट ए में है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर उतने ही होने चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर उतने ही होने चाहिए, और फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। इस बात को अगर यहां पे फॉलो करें, इनकी मैपिंग बना सकते हैं। मैपिंग और ऑर्डर्ड पेयर बिल्कुल एक ही बात है, ऑर्डर्ड पेयर से मैपिंग बनती है, मैपिंग से ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, डजंट मैटर। समझने की बात है, जब हमारे सामने ऐसा हो तो हम देखते ही बता पाए ये फंक्शन है या रिलेशन है, ठीक है। देखिए तो यहां पे क्या हुआ, देखो अगर मैं बात करूं 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, जी हां, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर यहां पे 4 है, लेकिन जो एलिमेंट है हमारा प्री इमेज जो है, प्री इमेज यहां पे रिपीट होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि प्री इमेज जो है वो रिपीट हो जाए, तब इसे हम क्या कहेंगे, ये एक फंक्शन नहीं। 1A, 2B, 3C, 4D, जी हां, 1A, 2B, 3C, 4D बिल्कुल यूनिक प्री इमेज है यहां पे। और जितने भी नंबर हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर 1, 2, 3, 4। ABCD तो ABCD बिल्कुल अच्छे से फंक्शंस की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, फंक्शन होगा। फिर बात करते हैं हम R3 की। तो R3 की अगर हम बात करें तो 1,A, 2,A, 3,A, 4,A। आइए इसकी मैपिंग बनाते हैं एक बार। 1, 2, 3, 4, AB, CD, तो यहां पे क्या बन रहा है देखिए, ठीक है। नंबर जो हमारी प्री इमेज है वो रिपीट है, नहीं है, रिपीट नहीं होता है। 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट यहां पे है, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर 1, 2, 3, 4 है, ठीक है। रिपीट कोई नहीं होता है, तो फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है। 1A, 2A, 3A, 3B, जी हां, यहां पे क्या हुआ, यहां पे 3 रिपीट हो गया, तो फंक्शन नहीं होगा, तो फंक्शन नहीं होगा। बात करें 1A, 2B, 3C, ये भी फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1, 2, 3, 4 है, यहां पे 4 का कोई उपयोग नहीं हो रहा, इस 4 का यहां पे कोई उपयोग नहीं हो रहा, मींस 4 जो है वो फ्री हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो रहा है, तो ये एक रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो ऐसे हमने जाना कि जो हमारी मैपिंग है, एरो डायग्राम जिसे हम कहते हैं, एरो डायग्राम से और ऑर्डर्ड पेयर से इस बात को हम जान सकते हैं कि कौन सा जो नंबर है, कौन सा जो हमारा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो सिर्फ एक रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा।
और कौन सा कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो फंक्शन होगा, रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक जो हमारा फंडामेंटल जो बातें थी फंक्शन के बारे में, अकॉर्डिंग टू रिलेशन, अगर रिलेशन की ही बात करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट की ही बात करें, तो इस बात को सोचते हुए, इस बात को पॉइंट आउट करते हुए जो बात हमने यहां पे की है फंक्शंस की, तो वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो पुरानी जो बात की थी, स्टार्टिंग में हमने जो बात की थी, तो इन द वेरी स्टार्ट, ओके, तो यहां पे देखिए क्या थी, दस अ नॉन वॉइड सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी if each element of appears in some ordered pair in F and not two ordered pair in F have same first element। तो ये बात मैं आपको अभी जो मैंने एग्जांपल करवाए हैं वहां पे मैं बता चुका हूं। यहां पे कहना चाह रहे हैं कि कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो A क्रॉस B है। ओके, A क्रॉस B इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये इस तरह से होना चाहिए कि A का कोई भी एलिमेंट जो है फंक्शन फ्रॉम A टू B, ये है कि जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड है ए से बी पर। ठीक है, फंक्शन जो है वो डिफाइंड है ए से बी पर। तो ए यहां पे डोमेन का काम करेगा, बी यहां कोडोमेन का काम करेगा। ठीक है, ए जो होगा वो सेट होगा प्री इमेजेस का, बी सेट होगा इमेजेस का, ये बात है। तो यहां पे बात करें, इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ अपीयर्स इन सम ऑर्डर्ड पेयर इन एफ एंड नो टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। ओके, तो फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो इक्वल नहीं होना चाहिए, लाइक दिस 1 A 1 B। तो यहां पे क्या है, जैसा मैंने अभी बताया 1 A 1 B, तो यहां पे 1 रिपीट हो गया ना, 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो सेट ए का कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में अगर फंक्शन बनाना है तो। ठीक है, तो यही बात यहां पे बोली गई है हमें कि फर्स्ट एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी जो हमने एग्जांपल किए वहां से ये वाली थ्योरी हमारी क्लियर हो जाती है। अब आगे करते हैं, इफ ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ फंक्शन देन बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ अंडर एफ। ठीक है, बात करते हैं इमेज और प्री इमेज की बात करते हैं। बिल्कुल ये वैसा ही है जैसा रिलेशन में था। ठीक है, इमेज, प्री इमेज, डोमेन, इनकी बात भी हम करने वाले हैं। आइए देखते हैं इसके आगे और हमें क्या सीखना है। पहले एक बार हम ये बात भी करते हैं, फिर हम बात करेंगे डोमेन की, रेंज की, प्री इमेज, इमेज, जो भी बातें हमारे सामने हैं उन्हें भी हम क्लियर करेंगे। तो अभी पहले एक बार ये बात करते हैं। जी हां, अभी मैंने कहा था कि जो रिलेशन है, अगर वो एक स्पेसिफिक किसी बात को, जैसे किस बात को, मींस उसके फर्स्ट वाले जो एलिमेंट है वो रिपीट ना हो, सॉरी, फर्स्ट वाले जो एलिमेंट है वो रिपीट ना हो और कोई भी एलिमेंट फ्री ना हो, इन दो बातों की अगर हम बात करें, तब यहां देखिए, अब वो नॉर्मल डेफिनेशन थी। मैंने कहा था कि एक तो हम सामान्यता, बिल्कुल सामान्य सी बात करें और फिर हम एक स्पेसिफिक बात करें। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, इस बात को पढ़ते हैं। फंक्शन एज ए कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, आपसी मेल मिलाप के प्रकार में फंक्शन क्या होगा, यहां डेफिनेशन बताई जा रही है। मैं इसे एक बार पढ़ता हूं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर से मैं एक बार कहना चाहूंगा, थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा सा पेशेंस जरूरी है। ठीक है, देखिए, let A and B two non-empty sets, then a function f from set A to set B, from set A to set B is a rule or method or correspondence which associates of set A to elements of set B such that, जी हां, सेट A के जो एलिमेंट है वो सेट B के एलिमेंट्स के साथ में रिलेट करेंगे, रिलेशन बनाएंगे, संबंधित होंगे, जुड़ जाएंगे। कैसे? इस प्रकार से, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी। बिल्कुल वही बात है जो हमने अभी की है। मैंने सामान्य शब्दों में कहा था कि सेट ए का कोई एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा है द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड, दे हैव टू एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी। इस तरह से बोला जाएगा कि ए के जो एलिमेंट है वो निश्चित रूप से बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ में आवश्यक रूप से संबंधित होंगे। ठीक है, फिर दूसरी बात पढ़ते हैं, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट। जी हां, जो बात मैंने कही थी,
सेट ए का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल वही बात यहां बोली जा रही है। एसोसिएशन हम बता रहे हैं, पारस्परिक संबंध की हम बात कर रहे हैं सेट ए और सेट बी में, जबकि हम ए क्रॉस बी की बात करते हैं। बार बार इन शब्दों को मैं दोहरा रहा हूं ताकि अच्छे से आपको ये सारे माइंड हो जाएं, आपको याद रहे, आप भूले नहीं। An element of set A is associated to a unique element in set B। जी हां, यही बात मैंने कही थी। ए क्रॉस बी में जो ए है, सेट ए का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यही बात यहां बोली गई है, यूनिक एलिमेंट। ठीक है, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। अभी डोमेन और रेंज की बात करेंगे, तब इसे एक बार हम दोहरान करेंगे। अभी देखते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट a टू सेट b associates each element of set A to a unique element of set B। जी हां, बहुत सबसे अच्छी डेफिनेशन जो है वो यहां पर है। जो एक डेफिनेशन है, इसे मैं अच्छे से मैं अंडरलाइन कर देता हूं। इस डेफिनेशन का ध्यान रखिएगा, जब भी फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो सबसे अच्छी, सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो है फंक्शन के लिए, फलन के लिए, वो ये है। तो ये बात समझ में आई। कॉरेस्पॉन्डेंस जो बात हम कर रहे हैं, इसे हमने समझ लिया है ऑलरेडी, और अभी फिर से हम एक बार इसकी बात करेंगे, डोमेन की बात करेंगे, प्री इमेज की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभी क्या होने वाला है। जी हाँ, मैपिंग की बात भी साथ ही हम कर लेते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी पहले पूरी कंप्लीट करते हैं। Terms such as map or mapping, correspondence are used as synonyms for function। जी हां, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस, तो कॉरेस्पॉन्डेंस, मैपिंग, मैप, ये सारे जो है वो फंक्शन के लिए यूज करते हैं, फंक्शन की सिनोनिम्स है। यहां पे ग्रामर की भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट a टू सेट b, देन वी राइट इट। कैसे लिखते हैं इसे? मैं हटा देता हूं। कैसे लिखा जाता है? देखिए, इसे इस तरह से हम शो करते हैं फंक्शन को। ठीक है, यहां पे f बना दिया जाए, f फ्रॉम सेट a टू सेट b, फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b, इस तरह से इसे बोला जाता है, फ्रॉम a टू b और f मैप्स a टू b। ठीक है, ये इसे पढ़ने का, बोलने का तरीका हो जाता है। ठीक है, अब हम डोमेन की और रेंज की बात करते हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। मैपिंग की बात करते हैं, जो पहले भी हमने देखा है, एरो डायग्राम जिसे हमने बोला था, उसकी भी हम बात करते हैं। और फिर कुछ क्वेश्चंस पे हमें चलना होगा और फंक्शंस के कुछ टाइप्स भी आ जाएंगे। तो पहले बात वही करते हैं जो अब आवश्यक हो गई है। देखिए, देखिए क्या होगा। बात करते हैं यहां डोमेन, कोडोमेन, रेंज, प्री इमेज, इमेज। ठीक है, ये सारी बातें हमें यहां पे आज अभी देखते हैं हम क्या होने वाला है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। ये एक मैपिंग में बनाने वाला हूं यहां। इस मैपिंग में ए बी सी डी ई एफ और जी तक एलिमेंट दिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी हां, और ये जो मैपिंग है एफ फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू बी है, और ये एक स्पेसिफिक सबसेट है ए क्रॉस बी का। ये सारी बातें आप जान चुके हैं, जो थ्योरी मैंने अब तक बताई है। अगर उस पर थोड़ा सा आप एक बार रिवीजन करते हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छे से आप इस बात को समझ पाएंगे। जी हां, तो इसे मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं। अभी हम एरो डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो क्या होगा, देखिए, A is related to 1,
B रिलेटेड टू 2, C6 E3 के साथ रिलेट करता है, D5 से रिलेट करता है, F4 से रिलेट करता है और ये 7 से रिलेट करता है। अगर मैं यहां कोई एलिमेंट फ्री छोड़ दूं, हम यहां पर क्या क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने हैं डोमेन की, कोडोमेन की, रेंज की, प्री इमेज और इमेज। ये जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स को हम जानने वाले हैं, ठीक है। और इनका एक इंपॉर्टेंस भी होती है। डोमेन रेंज तो आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां बात करते हैं। अब अगर यहां पे कोई भी एलिमेंट फ्री हो जाए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं, ये सिर्फ रिलेशन बनकर रह जाएगा, रिलेशन तक की बात हो जाएगी। तो ए बी सी डी ई एफ जी ये सारे तो हमें यूज करने ही करने हैं। तो यहां पर जो डोमेन है, वो है, ये सेट ए है और ये सेट बी है ना। तो डोमेन कौन हो गया हमारा? सेट ए हो गया। मींस ए बी सी डी ई एफ एन, ठीक है। बात करें कोडोमेन, तो कोडोमेन की अगर बात करें तो निश्चित रूप से पूरा सेट जो बी है वो कोडोमेन है। चाहे यहां पे कोई एलिमेंट हमने यूज किया या नहीं किया, कोई एलिमेंट यहां से एसोसिएटेड हो या नहीं हो, लेकिन ये कोडोमेन होगा। तो कोडोमेन कौन हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज को हम कहते हैं, हिंदी में परिसर कहते हैं, इसे परास भी कहते हैं। डोमेन को हम कहते हैं प्रांत। डोमेन को क्या कहते हैं? प्रांत। इसे कहते हैं, कोडोमेन को सह प्रांत। और रेंज होती है परिसर। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज का मतलब है हम कहां तक पहुंचे, कहां तक हम जा सकते हैं, कहां तक हमें जाना है, कहां तक अलाउड है, ठीक है। तो अब जो कोडोमेन है, कोडोमेन के वो एलिमेंट जो डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज है। क्या बोला मैंने? कोडोमेन के वो एलिमेंट जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज है, उसे हम क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 इज इमेज ऑफ ए, 2 इज इमेज ऑफ बी, 6 इज इमेज ऑफ सी, 3 इज इमेज ऑफ ई, 5 इज इमेज ऑफ डी एंड फाइनली 7 इज इमेज ऑफ जी। ये जी लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है। बट 8 एंड 9, दिस 2 एलिमेंट्स आर नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। कोई यहां पे अपना इमेज नहीं बना रहा है। यहां 8 और 9 जो है ये किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, मींस ये फ्री है। तो जिन एलिमेंट्स को एज ए इमेज हम काउंट कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। तो रेंज में कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 और 7। रेंज में कौन नहीं होगा? 8 एंड 9। बात समझ में आई होगी। रेंज जो होगी वो कोडोमेन से हमें लेनी है और उन्हीं एलिमेंट्स को हम रेंज में शामिल करेंगे जो इमेज होगी, ठीक है। अगर बात करें प्री इमेज और इमेज की, तो प्री इमेज जो होगा वो डोमेन का एलिमेंट होगा। इमेज की अगर बात करें तो इमेज कौन होगा? इमेज कोडोमेन का एलिमेंट होगा। प्री इमेज डोमेन का एलिमेंट होगा। जैसे 8 और 9 ये किसी की भी इमेज नहीं है। P इज प्री इमेज ऑफ 2, 3 इज इमेज ऑफ E। इस तरह से हम यहां पे बात करेंगे। तो प्री इमेज और इमेज मैंने बता दिया है कि ये क्या होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब एक छोटा सा टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। वैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन बहुत वेरियस, बहुत वर्सेटाइल चीजें हैं, लेकिन अभी
जो एलिमेंट्री लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं फंक्शन की, जब हमने स्टार्टिंग की है तो यहां पर फंक्शन क्या है और इसके टाइप्स क्या है, मींस द बेसिक टाइप्स। ओके, तो यहां बात करते हैं। तो आई थिंक ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज समझ में आया होगा। अभी डोमेन और कोडोमेन पे जब क्वेश्चंस हम करेंगे तो बहुत अलग एक एडवांस लेवल वहां बन जाता है, वहां पे बात अलग होगी। अभी इस बात को ध्यान से अच्छे से जान लीजिए कि डोमेन और कोडोमेन और रेंज क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। इक्वल फंक्शंस, कोई भी दो चीजें बराबर हो तब हम उन्हें इक्वल रिलेशन या इक्वल फंक्शन कह सकते हैं। कोई भी दो ऑब्जेक्ट इक्वल होते हैं तो वी कॉल देम इक्वल ऑब्जेक्ट, समान अवयव, समान वस्तु है, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर इस तरह से देखिए, डेफिनेशन की बात करें, टू फंक्शंस f and g आर सेट टू इक्वल इफ डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू डोमेन ऑफ, ठीक है, क्या कहा मैंने, टू फंक्शंस f, दो फंक्शन है हमारे पास f और g, आर सेट टू बी इक्वल इफ, अगर वो फॉलो करें, डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ g, पहली बात। कोडोमेन ऑफ f, दिस इज फंक्शन f, इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ g, ठीक है। और फिर बात करें fx इज इक्वल्स टू gx फॉर एवरी x belonging to their common domain, function f of x, g of x for every x, x कोई ऐसा एलिमेंट हो जहां पर f और g दोनों बिल्कुल बराबर वैल्यू, इक्वल वैल्यू हमें आउटपुट में मिले f और g से, तो हम कहेंगे f और g जो है वो दो, f और g या तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, दीज फंक्शंस आर इक्वल फंक्शन। तो इक्वल फंक्शन के लिए हमें ध्यान ये रखना है, किस तरह से, देखिए पहला फंक्शन हमारा कौन है, f, दूसरा फंक्शन कौन है, g। तो अगर इनके डोमेन सेम है तो, अगर इनके कोडोमेन सेम है तो, और किसी भी एलिमेंट x के लिए, किसी भी एलिमेंट x के लिए f और g इक्वल वैल्यू अगर हमें दे, तब हम कहेंगे फंक्शन f इज इक्वल टू फंक्शन g। भले ही वो दिखने में अलग अलग हो, लेकिन उनका जो आउटपुट मिलेगा, उनका जो यहां पर बिहेवियर मिलेगा, वो बिल्कुल समान हमें मिलने वाला है, मिलेगा, उसे हम कहेंगे इक्वल फंक्शन, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल भी है यहां पे कि सेट A जो है वो 1 2 है, सेट B 3 6 है, सेट A 1 2, सेट B 3 6, f डिफाइंड है फ्रॉम A टू B। फिर बात करें fx जो है वो x स्क्वायर प्लस 2 है, fx जो है वो x स्क्वायर प्लस 2 है, और g जो है वो A से B पे डिफाइंड है, सच दैट f ऑफ 1 जो है वो 3 है, g1 के इक्वल है, f2 इज 6 है और वो g2 के इक्वल है। तो इसे ऐसी कंडीशन में f क्या हो जाएगा, g के बराबर हो जाएगा। बात समझ में नहीं आई मुझे मालूम है, मैं बताता हूं कैसे। fx जो है वो x स्क्वायर प्लस 2 है, बात खत्म। g जो है वो a से b पे डिफाइंड है, लेकिन यहां पे फंक्शन g के बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन क्या बोला गया है, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 3। तो f ऑफ 1 क्या होगा, f ऑफ 1 क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2, 3 बन जाएगा, ठीक है, जो g1 के इक्वल है। किसके इक्वल है, g1 के इक्वल है। तो इस बात को देखो, किसी एक एलिमेंट के लिए जब हमारा फंक्शन f और फंक्शन g सेम वैल्यू हमें आउटपुट दे, सेम वैल्यू हमें दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्वल फंक्शन। तो यहाँ f ऑफ 1 और g ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 3 है। तो किसी एक पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, 1 पे, ये दोनों फंक्शन इक्वल है। ऐसे ही देखो बात करते हैं यहाँ पे f ऑफ 2 की जो वैल्यू है वही वैल्यू g ऑफ 2 की है। तो यहां पर भी बात क्लियर होती है कि f इज इक्वल्स टू g, fx इक्वल्स टू gx यहां पर आता है। समझ में आई मेरी बात? ऐसा हमें इसे पहचानना है कि कौन सा फंक्शन किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इक्वल फंक्शन है और नहीं है, ठीक है।
तो सीधी सी बात करें, डोमेन दोनों के इक्वल होने चाहिए, रेंज दोनों के इक्वल होने चाहिए, और किसी भी एग्जैक्टली किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो है वो सेम वैल्यू हमें देने चाहिए, उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं इक्वल फंक्शन। ओके, इट्स करेक्ट। अब नॉन इक्वल फंक्शन क्या होगा? अगर मैं बात करूं यहां पे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की मैं बात करूं, तो एक्स स्क्वायर की मैं बात करूं तो एफ ऑफ -1, तो एक्स स्क्वायर में तो वो 1 होगा, लेकिन एफ ऑफ -1 एक्स क्यूब में तो वो क्या होगा? -1 होगा। यहां पे दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो क्या ये इक्वल फंक्शन होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। जी हां, अब कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनसे हम समझ पाएंगे फंक्शन के बारे में, जो अब तक हमने पढ़ा, जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसे हम समझ पाएंगे क्या है। देखिए, पढ़ते हैं इन क्वेश्चंस को। फाइंड द रेंज ऑफ गिवन फंक्शंस। जी हां, सीधा सीधा रेंज दे दिया है। अभी हमारा आर्टिकल कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसमें रेंज आ गई है, तो इसको बताने से पहले रेंज का जो आर्टिकल है वो हम कंप्लीट करते हैं। आइए देखिए, रेंज की हम बात कर रहे हैं। बात करते हैं डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो डोमेन और रेंज जो होगी वो क्या है? कुछ एग्जांपल्स में यहां लिखने वाला हूं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 + x, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 - x², एफ ऑफ एक्स, ये सारे फंक्शंस है 1/sin x। ठीक है, cosec x भी मैं लिख सकता हूं वहां, लेकिन मैंने 1/sin x ही लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले केस की। जब फंक्शन ऐसा हो तब। नॉर्मल फंक्शन में तो कोई बड़ी बात होगी ही नहीं, पहले इससे समझते हैं, फिर बात पूरी पूरी हमारी क्लियर होगी। अब यहां पे हम जो बात कर रहे हैं, देखिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बहुत साधारण शब्दों में मैं बताने वाला हूं डोमेन क्या चीज है। डोमेन एक इनपुट है। ओके, डोमेन एक इनपुट है। किस चीज का इनपुट है? वैलिड वैल्यूज। जो ऐसे नंबर्स हैं जो फंक्शन के लिए बिल्कुल वैलिड है, उनका जो एक ग्रुप बन जाएगा, वो जो वैल्यूज बन जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे यहां पे डोमेन। ओके, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मींस एफ एक्स अपॉन जी एक्स मींस फ्रैक्शनल पॉलिनोमियल्स वाले केस की मैं बात कर रहा हूं। यहां डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बस इस बात को फॉलो करना है। डिनोमिनेटर जिन पॉइंट्स पे 0 हो रहा हो, डिनोमिनेटर जिन पॉइंट्स पे, जिन वैल्यूज पे 0 होता हो, उन्हें हटा दीजिए, हमारा डोमेन मिल जाएगा। अब पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में यहां बात हो रही है 1/x की बात होती है यहां, है ना? यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यह सेकंड है। अलग अलग कर देता हूं मैं, हौच पौच ना हो इसलिए। जी, अब बात करते हैं। तो इस x को 0 बनाने वाली वैल्यू कौन सी है? 0 से कंपेयर करेंगे। 0 से कंपेयर किया हमने, तो x = 0। जी हां, यहां अगर 1/0 कर दें तो 1/0 क्या होगा? 1/0 इंफिनिटिव होगा, जिसे हम कहते हैं नॉन डिफाइंड। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए 0 हमारे किसी काम का नहीं है, 0 हमारे काम को बिगाड़ रहा है।
तो यहां जो डोमेन है, मैं एक बात और बता दूं, यहां डोमेन की बात हम कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू रियल नंबर्स कर रहे हैं। ये बात ध्यान से रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। डोमेन की हम बात कर रहे हैं तो जो एलिमेंट यहां जो वेरिएबल है उसे हम कहां से कहां का एलिमेंट मान रहे हैं, कहां का सदस्य मान रहे हैं, उसे रियल नंबर से, ठीक है। तो अब देखिए, तो 0 हमारा वैलिड नहीं होगा। 0 के अलावा, ठीक है, जब हमने क्या किया, 0 को हमारे ग्रुप से बाहर कर दिया, तो 0 के अतिरिक्त जितने भी नंबर होंगे रियल नंबर में वो हमारा डोमेन होंगे। तो इसे कैसे बताएंगे हम? इसे बताएंगे पहले क्वेश्चन में जो डोमेन होगा, पहले क्वेश्चन का जो डोमेन होगा वो क्या बन जाएगा, r-0, करली ब्रैकेट में लिखना है इसे, r-0, क्योंकि यहां पे इस बात को बिल्कुल फिक्स होगा कि सिर्फ 0 को हमने यहां से हटा दिया है, ठीक है। 0 को हमने यहां से एक्सक्लूड 0। अब यहां बात करते हैं 1/2 प्लस एक्स की। मैं डोमेन की बात फिर से करूं, डोमेन इनपुट होता है, एक वैलिड इनपुट होता है, ऐसी वैल्यूज होती है जिससे हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं बनता है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो वैल्यूज हमारे लिए एक्सेप्टेबल होती है, उन्हें हमें एक्सेप्ट करके चलना है। तो यहां बात करें 1/2 प्लस एक्स की, तो 1/2 प्लस एक्स, तो इस 2 प्लस एक्स को 0 कौन बनाएगा, यहीं पे ध्यान दीजिए। 2 प्लस एक्स को 0 से कंपेयर किया तो एक्स हमें क्या मिलता है, -2। बस इस -2 को हमें क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है। तो इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस इन द कर्ली ब्रैकेट -2, दिस इज द डोमेन इस फंक्शन की। अब बात करते हैं हमारे थर्ड फंक्शन की। तो थर्ड फंक्शन पे देखिए, इसे 0 बनाने वाला कौन होगा, इसे 0 बनाने वाला जो नंबर है, इसे 0 से कंपेयर करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो फाइनली एक्स जो आ रहा है वो क्या है, -1 और 1। ये दो नंबर ऐसे हैं जो डिनोमिनेटर को 0 बना देंगे। एंड 0 जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, ये दोनों नंबर एक्सक्लूड कर देंगे हम, तो r माइनस -1 एंड 1 इन द कर्ली ब्रैकेट, ये इसकी डोमेन हो जाएगा, ठीक है। ऐसी तरह से अगर बात करें इस फंक्शन की, तब देखिए sin x 1/sin x की बात करते हैं, या cosec x की भी हम बात कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके चल रहा हूं तो मैं 1/sin x की बात करने वाला हूं यहां पे, 1/sin x। तो इस बात को बताओ, sin x जो होता है वो 0 कहां होगा। ट्रिग्नोमेट्री सेशन में जब हमने बात की थी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, मैंने बताई थी ये बात। sin x कौन से पॉइंट पे 0 होता है, n पाई पे 0 रहता है, ठीक है। sin x जो होगा वो n पाई पे क्या होगा, 0 होगा। तो बिल्कुल सही पहचाना आपने, x की वैल्यू अगर n पाई है तो sin x 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, r माइनस n पाई कर देंगे, ये डोमेन हो जाएगा। जहां पर जिन पॉइंट्स पर, जिन वैल्यूज पर डिनोमिनेटर 0 बनता हो, उन्हें जो भी सेट हम लेके चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए सेट रियल नंबर्स की यहां बात कर रहे हैं हम, तो वहां से उसे एक्सक्लूड कर देना है, वही हमारा डोमेन होता है। तो ये मैंने डायरेक्टली आपको एक लीनियर फंक्शन से शुरू ना करके फ्रैक्शनल फंक्शन पे मैंने बताया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट वाले जो क्वेश्चंस है उनके बारे में हमने बात की। अब अगर मैं आपसे पूछूं ना सीधा सीधा सा, ये एक अच्छी सी थ्योरी है, बहुत अच्छा सा सुंदर सा ये आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं एक बात, क्या, देखिए देखिए क्या, हम डोमेन की बात कर रहे हैं, हम डोमेन की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए अगर फंक्शन है हमारा x² + 2, अगर फंक्शन है हमारा x + 1, अगर फंक्शन है सीधा सीधा सा sin x, तो डोमेन क्या होगा, तो बता सकते हैं, बहुत आसान है।
x जो है वो एलिमेंट है r का, रियल नंबर से ही मैं बात कर रहा हूं, रियल नंबर की ही मैं बात कर रहा हूं यहां पे। तो कोई भी इनवैलिड नंबर नहीं होगा यहां, क्योंकि ये नंबर कभी भी इंफिनिटिव नहीं बन सकता, नॉन डिफाइन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन कौन हो जाएगा, पूरे रियल नंबर हम यहां पे एज ए इनपुट, एज ए डोमेन यहां पे हम सबमिट कर सकते हैं। तो डोमेन कौन हो गया, रियल नंबर। यहां पर भी x के लिए पूरा रियल नंबर हमारे पास है। ठीक है, तो डोमेन कौन हो गया, रियल नंबर। साइन x की बात करें तो साइन x इंफिनिटिव कभी होता ही नहीं है। ठीक है, इनवैलिड फॉर्मेट में आता ही नहीं है। तो यहां पर भी x जो हुआ वो डोमेन कौन बन गया, r बन गया। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये डोमेन है, डोमेन मींस इनपुट है, एक वैलिड इनपुट है। सही वैल्यू के लिए जो बात कर रहे हैं हम, उसे हम डोमेन कहेंगे इनपुट के लिए। और अगर रेंज की मैं बात करूं, रेंज क्या है, तो रेंज में इस बात को देखना है कि हमारा जो आउटपुट आएगा अकॉर्डिंग टू दिस डोमेन, डोमेन के अकॉर्डिंग जो हमारा आउटपुट आएगा उसे हम रेंज कहेंगे। फाइंड करने के तरीके अलग हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शंस रेंज बहुत सारे वेरिएशंस दिखाती है, डोमेन में भी ऐसा होता है। सारे फंक्शंस में कुछ ना कुछ तो अलग होता ही होता है। लेकिन यहां अगर मैं बात करूं रेंज की, एक जनरल बात करूं, तो देखिए क्या होती है। रेंज की बात करते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूं। देखिए बात करते हैं, अब रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या है, तो रेंज का एक जनरलाइज्ड जो मीनिंग है वो हो गया आउटपुट। जनरलाइज्ड मीनिंग जो हो गया वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। अब कैसे, जैसे मान लीजिए एफ एक्स जो है हमारे पास वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। एक्स जो है वो रियल नंबर है। तब यहां x जो होगा, अब पहले डोमेन की बात करते हैं एक मिनट के, तो यहां इनवैलिड होने वाला नहीं है किसी भी तरह से, तो जो डोमेन हमारा हुआ वो r हो गया। अब इस r के अकॉर्डिंग इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी वो क्या होगी, रेंज होगी। ठीक है, वो क्या होगी, रेंज होगी। अब देखिए कैसे, अब यहां अगर हम बात करें तो एफ ऑफ 0 की मैं बात करता हूं, तो एफ ऑफ 0 क्या होगा, 1 होगा। यहां एक्स स्क्वायर है तो ये नंबर नेगेटिव साइड में नहीं जा सकता, इसे 0 बनाने वाला कोई नंबर नहीं है, मतलब इसकी लीस्ट वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ये बात हमें फंक्शन को देखकर मालूम पड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं सब में ऐसा हो जाएगा। ये मैंने रैंडमली एक क्वेश्चन लिया, इसकी बात कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, डोमेन इसका आर हो गया, तो एफ ऑफ 1 हो गया। अब अगर मैं बात करूं, देखिए आर का मतलब क्या है, मतलब नंबर्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इस दुनिया के संपूर्ण नंबर, सारे नंबर्स की बात करें वो आर होता है हमारा। तो अब इस आर के अकॉर्डिंग अगर हम यहां एक्स पे चाहे पॉजिटिव नंबर रखें, रेशनल नंबर रखें, इररेशनल नंबर रखें, कैसा भी नंबर यहां पुट करें, ये लेस देन 1 नहीं होगा, 1 से छोटा नहीं होगा। ये नंबर क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, मोर देन टू 1, आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा। कहीं पर भी कोई भी अकॉर्डिंग टू रियल नंबर आर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहां ये फंक्शन विराम ले लेता है, स्टॉप हो जाता है, इसकी वैल्यूज रुक जाती है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये कहां चलेगा, ये चलेगा प्लस इंफिनिटी, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो नंबर लेस देन नहीं होगा कभी भी, मैक्सिमम आगे से आगे चलता जाएगा। तो इस फंक्शन की रेंज जो है, अभी मैं स्पेसिफिक कोई साइंटिफिक मेथड नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं रेंज क्या है, फाइंड करने के तरीके मैं नहीं बता रहा हूं अभी। ठीक है, तो देखिए रेंज क्या बन गई, यहां पे 1 आया तो 1 से लेकर प्लस इंफिनिटी ये रेंज हो गई, शुरू होने का पॉइंट और लास्ट जहां तक जाएंगे वो पॉइंट, इनका जो एक इंटरवल हम बना देंगे, इनका जो सेट बना देंगे वो रेंज होता है। जैसे बात करें साइन एक्स, तो साइन एक्स की रेंज क्या है, साइन एक्स का इनपुट क्या है, साइन एक्स का इनपुट तो पूरा रियल नंबर है, अभी बात की थी हमने, लेकिन उसका आउटपुट क्या है, तो आउटपुट जो है
-1 से 1 तक है तो वो रेंज हो गई इसकी साइन एक्स की, साइन थीटा, तो -1 से 1 हो गया। इतनी सी बात है। तो रेंज आउटपुट होगा अकॉर्डिंग टू डोमेन, और देखना है कि किस तरह से इसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब जो कुछ क्वेश्चंस थे हमारे सामने डोमेन और रेंज को लेकर, यहां हमने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फंक्शंस और डोमेन रेंज की बात थी, यहां पे फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शंस, तो इस बारे में हमने बात की थी। आइए इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कैसे होगा। A function f is defined on set A to R, fx is x square plus 1। जी हाँ, पहले क्वेश्चन को मैं यहां पे सॉल्व करने जा रहा हूं। fx जो हमारा है वो x स्क्वायर प्लस 1 है, a की जो वैल्यू है वो -1024 है। तो f ऑफ मैपिंग से बना दें, जल्दी बनेगा। तो आइए मैपिंग की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हमारा प्रश्न जल्दी होगा और आसान भी होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो यहां a हो जाएगा, और यहां पर जो हमारा आउटपुट बनेगा r, जिसे हम कह रहे हैं यहां पे a से r पे डिफाइंड है, r बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अकॉर्डिंग। तो नंबर है -1, 0, 2 एंड 4। तो -1 पे वैल्यू क्या बन रही है 2। यहां हम करने वाले माइनस f ऑफ -1, f ऑफ 0 पे वैल्यू क्या बन जाती है 1, 2 पे वैल्यू क्या बन जाती है 5, और 4 पे यहां वैल्यू क्या बन रही है। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान दीजिए इस बात पे, मैपिंग हो गई, कोई भी नंबर फ्री नहीं है, यहां फंक्शन है ये, साथ ही साथ ये जो इमेजेस है ये रेंज है। तो रेंज कौन हो गया, रेंज कौन हो गया 2159। दैट्स ऑल, ये हमारा काम कंप्लीट। बिल्कुल इसी तरह से आप जो सेकंड क्वेश्चन है gx is 2x, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। यहां पे x जो है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है और विच इज लेस देन इक्वल टू 10 है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो क्राइटेरिया हमें गिवन है, जो डोमेन हमें गिवन है, जो पर्टिकुलर एक विशेष रूप से जो नंबर्स की वैल्यू जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें बात करनी है और रेंज फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन हो गया है। सेकंड पे देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, गिवन a इक्वल्स टू -1, 0, 2, 5, 6, 11, b है जो आपके सामने है -2, -1, 0, 18, 28, 108 एंड fx is x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, देन चेक f a इक्वल्स टू b, फाइंड f ऑफ a। ठीक है, इतनी सी बात है। तो fx क्या है हमारा, सॉल्यूशन देखिए इसका। f ऑफ x की बात करें तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 है, और f ऑफ a जो है क्या वो b के इक्वल है, ये बात हमें करनी है। तो f ऑफ a फाइंड करना है इन सारी वैल्यूज के साथ में, कर देते हैं। देखिए पहला हमने किया f ऑफ -10, जी हां 0 नहीं है 10 है डायरेक्टली, थिंक इट्स -1, -0, ओके इट्स -1, ये -1 होगा यहां। तो f ऑफ -1 क्या हो गया, -1 स्क्वायर माइनस -1 -2, दैट्स 1 + 2 -2, इट्स 1। ठीक है, तो f ऑफ a की बात कर रहे थे, क्या वो b होगा, अभी देखते हैं। ऐसा एलिमेंट यहां आया नहीं है, इट्स -1 स्क्वायर अगेन -1 एंड -2। तो यहां पे क्या हुआ, थोड़ी सी क्षमा चाहूंगा भैया, यहां पे -1 नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, या माइनस माइनस करके +1 बनेगा। और इस तरह से हमें क्या मिला, इस तरह से हमें मिल गया 0, इट्स 2 - 2 0। जी हाँ, तो यहां पे 0 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये f ऑफ -1 की वैल्यू हो गई। अब इसी तरह से f ऑफ 0 भी हम फाइंड करते हैं, f ऑफ 0 भी हम फाइंड करते हैं। तो ये कितना होगा 0 - 0 - 2, मतलब फाइनली कितना हो गया -2 हो गया है यहां पे। जी हाँ बिल्कुल है, ऑर्डर में नहीं है, अलग बात है। हमें b की बात करनी है, f ऑफ a जो है वो b होगा, देखते हैं ऑर्डर में नहीं है, डजंट मैटर। तो ये -2 हो गया, पहले इसे कंप्लीट करते हैं। अब इसी तरह से f ऑफ 2 फाइंड करना होगा, f ऑफ 5 हमें फाइंड करना होगा, 6 करना होगा, 11 करना होगा। तो मैं निश्चित रूप से आपको बता दूं, f ऑफ 11 की हम बात कर लेते हैं क्योंकि बड़ी वैल्यू यही बनने वाली है। तो f ऑफ 11 की अगर मैं बात करूं तो 11 स्क्वायर -11 और -2,
It's 1 2 1 minus 11 minus 2. How much? 0 1 1 0 minus 2. It's 108. जी हाँ, तो ये सारे नंबर्स हमें मिलने वाले हैं भाई, कंफर्म है। मैंने 3 वैल्यू फाइंड करी है और मुझे इस बात का पूरा पूरा विश्वास हो गया है कि ऐसा है। तो ये आपको सारी वैल्यू फाइंड करनी है। एफ ऑफ ए की बात कर रहे थे, एफ ऑफ ए जो होगा, एफ ऑफ ए कौन हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी है, तो फाइंड एफ ऑफ ए, तो बी तो होगा, तो बी हमारे सामने ऑलरेडी है, काम खत्म। ऐसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, आप पूरी वैल्यूज को यहां पे चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ एफ जो फंक्शन है हमारा आर टू आर रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है एज फॉलो। जी हाँ, बिल्कुल आसानी के साथ एक प्रश्न लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी वे में इसका आंसर हमारे सामने आएगा। मैं तो ये कहूंगा पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। यहां देखिए एफ एक्स जो है वो 1 है, कब है? जब एक्स एलिमेंट है क्यू मीन्स रेशनल नंबर्स, when q is element of rational numbers and -1 x element of q, find the range। ये यहां से अलग होगा भाई, ये क्वेश्चन इतना अलग है, पहले ये गिवन है। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से आपके सामने यहां बना दूं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 x एलिमेंट ऑफ q है यहां पे, -1 x एलिमेंट q है यहां पे। तो हमें क्या करना है, बोला गया है देन फाइंड द रेंज, देन फाइंड द रेंज। ठीक है, यहां पर रेंज फाइंड करनी है हमें, इस बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए क्या होगा, किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसे हटा देते हैं। जी हाँ, और अब अगर मैं बात करूं तो ऐसा लिखने के बाद ये बात बोली गई है, ठीक है। तब देखिए क्या होगा, बहुत आसानी से होने वाला प्रश्न है, वैसे बड़ा परेशान कर देता है बोर्ड में। जी हाँ, अब देखिए, तो इनपुट क्या है? रेशनल नंबर। इसमें भी इनपुट क्या है? रेशनल नंबर। और आउटपुट क्या आ रहा है? 1 और -1। तो रेंज क्या होगी? काम खत्म। रेंज क्या हो गया? -1 एंड 1। बस खत्म बात, इतना सा करना है। ये रेंज हो गई हमारी -1 और 1, क्योंकि इसमें बोला गया है कि फंक्शन इस तरह से, एफ जो हमारा फंक्शन है वो इस तरह से है कि एक्स क्यू का एलिमेंट है। अब कितना भी इसमें क्यू से कोई भी वैल्यू पुट करो आप, रिजल्ट क्या मिल रहा है? 1। दूसरा, क्यू से कोई भी एलिमेंट हम इसमें इनपुट करते हैं, रिजल्ट क्या मिल रहा है? -1। ठीक है, तो ये दो ही रिजल्ट यहां पे आने वाले, -1 और 1। ऐसा नहीं होता साइन थीटा के साथ में होता है, आप पूरा आर पुट कर दो लेकिन उसका जो रेंज है वो -1 to 1 ही होता है, बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, -1 to 1। फिर आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आज का अंतिम प्रश्न है। देखिए, f इज डिफाइंड फ्रॉम r प्लस। r प्लस का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, such that fx equals to log x, then check whether fxy equals to f of xy or not। ये चीज हमें यहां पे जांच करके बता देनी है। आज का अंतिम प्रश्न, आज के सेशन की सबसे अंतिम बात, सबसे अंतिम क्वेश्चन। अच्छे से देखिएगा, सेशन में बहुत थ्योरी हमने पढ़ी है, बहुत सारी जानकारी हमें मिली है, तो इस बात को देखते हुए पूरी मेहनत के साथ अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। आइए बात करते हैं। तो f ऑफ x क्या है? f ऑफ x जो है वो हमारा नॉर्मल log x है। अब अगर बात करें f ऑफ x डॉट y की, तो ये क्या हो जाएगा? x डॉट y। log प्रॉपर्टी से अगर हम बात करें यहां पे, तो मालूम है log a डॉट b। log a डॉट b क्या होता है? log a प्लस log b। तो बिल्कुल इसी तरह से यहां क्या बन जाएगा? log x बेस e, log y बेस e, ऐसा होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या चेक करना है यहां पे? f ऑफ x प्लस f ऑफ y। तो क्या हम इसे f ऑफ x कह सकते हैं? क्या हम इसे f ऑफ y कह सकते हैं? जी हां, निश्चित रूप से ऐसा होगा। ठीक है,
बात क्लियर हो जाती है हमारी। तो हमने यहां पे प्रूव कर दिया कि f ऑफ x डॉट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y। दैट्स, ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। फंक्शंस के बारे में जानकारी हमने क्या ली, आज हमने क्या पढ़ा, फंक्शन की डेफिनेशन को जाना हमने, एरो डायग्राम्स के माध्यम से फंक्शन को कैसे हम पहचान पाए जल्दी से, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, बिल्कुल फंडामेंटल बातें हमने की है। कुछ किसी तरह की बहुत ज्यादा लाउड जो एक होता है ना सेशन, वैसा कुछ भी हमने नहीं किया है। बिल्कुल आराम से, बहुत पेशेंस के साथ हमने इस टॉपिक को पढ़ा है। कैसी गति यहां पढ़ने की हमारी होनी चाहिए, बिल्कुल वही हमने यहाँ पे मेंटेन करके चले हैं। तो अब सेशन को विराम देते हैं, वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं नए सेशन में कुछ अच्छी जानकारी के साथ और कुछ नए मेथड्स के साथ। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।